तो बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संख्याओं के बारे में पढ़ना। संख्याओं के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। उन संख्याओं के बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे और उससे अलग कुछ और संख्याएं अगर होती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि पहले हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं प्राकृतिक संख्याएं, उनको दोहराएंगे। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये बढ़ती जाती हैं। यानी जो संख्याएं गिनने के रूप में उपयोग में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसी तरह से आपने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। यानी होल नंबर्स। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसको w से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसी तरह से अनंत संख्याएं होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था पूर्णांक यानी इंटीजर्स। I या फिर Z से प्रदर्शित करते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी मिला देते हैं, -2, -1, इसके अलावा सारी संख्याएं ये कौन सी हैं? ये है पूर्ण संख्याएं। तो आपने देखा कि इसमें हमने क्या किया है? ये ऋणात्मक संख्याएं और मिल गई हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और मिल गए हैं। तो क्या हो जाता है फिर? पूर्ण अंक बन जाते हैं। मतलब पूरे पूरे अंक हो गए, जिसमें धनात्मक संख्या अंक भी हैं, ऋणात्मक अंक भी हैं और शून्य भी है। इसके बाद आपने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं Q से। कि वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। P/Q क्या है? अंश और हर, यानी अंश बटे हर, यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो, और जिसका अंश और हर यानी P और Q दोनों क्या है? जहां P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब बताइए, P और Q अगर दोनों पूर्णांक कह दिया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि P का मान इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है और Q का मान भी इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है। यानी P का मान माइनस का कोई अंक हो सकता है, शून्य हो सकता है, धन का कोई अंक हो सकता है। इसी तरह से Q का मान भी माइनस का, शून्य और धन का हो सकता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और लगाई जाती है कि Q का मान शून्य ना हो। ठीक है? जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q
Q शून्य नहीं है, यानी P का मान तो ये सब हो सकता है, Q का मान ये सब होगा बस शून्य छोड़कर। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए 2/3 क्या है, क्या एक परिमेय संख्या है? तो हम देखेंगे अंश क्या है, पूर्णांक है, और हर भी पूर्णांक है। हर का मान क्या है, शून्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गई है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से अगर हम कहें कि दो एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। और इसको देखिए, ये इस नियम को मानती है। इसका मतलब क्या है कि 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप देखिए शून्य क्या है, शून्य को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। आप देखिए P का मान क्या है, शून्य तो हो सकता है, Q का मान शून्य नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई संख्या हो सकती है, तो शून्य भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। आपने देखा कि जितने भी संख्याएं अभी हमने पढ़ी थी, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सारे क्या हैं, एक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या हो गई, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सभी मिलाकर के सभी होते हैं, उसके अलावा कौन से, भिन्न वाली संख्याएं और हो जाती हैं। ठीक, इन संख्याओं में यानी पूर्णांकों में जब भिन्नात्मक संख्याएं और मिल जाए तो क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती हैं। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है संख्या रेखा के बारे में, क्योंकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो संख्या रेखा के बारे में हमें जानना जरूरी है। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, नाम से ही पता चल रहा है। संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी रेखा जहां पर संख्याओं को हम दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। जैसे एक रेखा है, रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ एरो लगा होता है, दोनों तरफ। रेखा का मतलब क्या हो गया, ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, इधर भी बढ़ाई जा सकती है, उधर भी बढ़ाई जा सकती है। तो संख्या रेखा जो होती है उसमें मान लीजिए कहीं यहाँ पे हमने इसको शून्य दिखा दिया और सभी खानों को बराबर बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक खाना 1 के बराबर है, तो ये 1 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 8 9 और जितनी भी संख्याएं लिखनी है लिख सकते हैं। इसी तरह से शून्य के बाईं तरफ क्या लिखते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। -5 -6 -7 -8 -9 -10, जितनी भी संख्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ये संख्या रेखा जो है, इसमें शून्य के जो दाहिनी तरफ है वो क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। शून्य के बाईं तरफ क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और इसमें आप देखिए कि संख्या रेखा पर जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं यानी इधर जब चलते हैं तो क्या मिलता है हमें, संख्याएं बढ़ती हुई मिलती हैं। यानी बाएं से दाएं क्या होता है, संख्याओं का मान बढ़ता है। अब ऐसा इसलिए कहा गया है कि कभी आपको अगर कोई कहे कि यहां पे -8 है और यहां पे -1 है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो सिंपल सा देखेंगे हम कि दाहिनी तरफ कौन बढ़ रहा है। दाहिनी तरफ वाला हमेशा बाएं तरफ वाले से बड़ा होगा। जैसे -9 से बड़ा क्या है, -8, -8 से बड़ा क्या है, -7। ठीक है, और इसमें यहां पे जितनी संख्या हमने दिखा रखी हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है,
ये, और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। जैसे हमने बताया कि बाएं से दाएं बढ़ने से क्या होता है, संख्याओं का मान बढ़ता है, तो उसी का उल्टा अगर हम देखें कि दाएं से बाएं अगर हम चलते हैं, मतलब दाहिनी तरफ से बाएं तरफ इधर जब भी चलेंगे क्या होगा, संख्याओं का मान घटता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली जो बातें हैं, इनको जब हम कभी अभी आगे सवाल करेंगे, कुछ करेंगे, तो फटाफट देखेंगे कि इधर की संख्या है, इधर की संख्या छोटी होगी, उधर संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब हमने यहां पे देखिए क्या क्या संख्याएं प्रदर्शित करी है। इसमें अगर यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं दिख रही हैं आपको, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब ये बताइए कि 1 और 2 के बीच में कोई और प्राकृतिक संख्या होगी, आपका उत्तर होगा नहीं। इसी तरह से आप देखिए 2 और 3 के बीच में कोई है नहीं, तो 1 और 2 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं यहां पे आप देख रहे हैं, इन संख्याओं की के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह से आप देखिए जब हम शून्य को इसी मिला देते हैं, ठीक है, तो यहां से मिलकर के यहां तक की जो संख्याएं दिख रही हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, शून्य भी मिल गया, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब जब हम इसमें ऋणात्मक अंक भी मिला दे रहे हैं, जब हम ऋणात्मक अंक भी मिला दे रहे हैं इसमें, तो यानी सब मिला करके क्या हो जाती हैं, ये क्या हो गए, पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक दिखाए हैं, इसमें हमने अभी परिमेय संख्या नहीं दिखाई। तो परिमेय संख्या आप बताइए कहां होंगी। सबसे पहली बात तो क्या है, ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा हमने क्या बताया था कि परिमेय संख्याएं जब पूर्णांक में भिन्नात्मक संख्याएं और मिला दी जाए तो क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं। यानी अब देखिए अगर कोई कहे कि 0 और 1 के बीच में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको हम 5 खानों में बराबर बराबर बांट दें, 1 2 3 4 5, ठीक, तो यहां पे देखिए 0 और 1 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 का 5वां भाग, 1/5, ये क्या हो गया, 1/5। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 हिस्से हैं, 2/5, ये क्या हो जाएगा, 3/5। इसी तरह से 4/5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस तरह से। अब हमने क्या किया था, इसको हमने 5 बराबर भागों में बांटा था, तो इसमें 5 संख्या हमने लिख दी। अगर इसको हम 100 बराबर भागों में बांटते तो इसमें 100 संख्याएं लिखी जा सकती थी। इसको 1 लाख के बराबर भागों में बांटते थे, 1 लाख संख्याएं लिखी जा सकती हैं। मतलब जितने बराबर भागों में चाहो बांट दो, उतनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यानी 0 और 1 के बीच में अभी जो हम कह रहे थे कि कोई भी पूर्ण संख्या तो नहीं होगी, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होंगी, अनंत होंगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनंत मतलब क्या हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब अनगिनत संख्याएं यहाँ पर होती हैं। आपसे अगर कोई कहे कि -5 और -4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप कहोगे अनंत परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसको और इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, अनंत भाग कर सकते हैं, और अनंत बिंदु होते हैं। हर बिंदु क्या है, एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जब बराबर भागों में हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो अब आप यहीं पे देखिए कि अगर कोई कहे
-4 और -3 ये दोनों पूर्णांक हैं, इनके बीच में कोई और पूर्णांक होगा तो बिल्कुल कहोगे नहीं है। अगर आपसे कोई कहेगा कि -7 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं तो आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 पूर्णांक हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहेगा कि -7 और -2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं तो आप क्या कहोगे, गिनी नहीं जा सकती, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि संख्या रेखा पर किस तरह से संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम ये भिन्नात्मक संख्याएं मिला ले रहे हैं तो क्या बन जा रही हैं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि सिर्फ जो ये इस तरह से लिखी हैं यही परिमेय संख्याएं हैं। मैंने कहा सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब सारी कैसे हैं, यहां जैसे बताया था मैंने कि कोई भी जैसे 2 है, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से मान लीजिए -6 है तो -6 को क्या लिख सकते हैं, -6/1। और जब -6/1 लिखा जा सकता है तो देखिए ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि p का मान एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं परिमेय संख्याएं देख रहे हैं। ठीक है, और कितनी संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपने अभी जितनी संख्याएं पढ़ी थी उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है। इसके आगे हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच में यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ संख्याएं अगर हमें लिखनी है तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं लिखना, कुछ यानी 10 5 6 कुछ परिमेय संख्याएं लिखना। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको रिवाइज करेंगे हम। तो देखिए उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपके पास कहा गया कि 2 और ये 2/3 और 4/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, अब 2/3 और 4/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो इसके कुछ अलग अलग मेथड हैं जिससे हम संख्याएं लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि 2/3 और 4/3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब ये देखिए कोई बच्चा कुछ और संख्याएं लिखेगा, कोई बच्चा कुछ और संख्याएं लिखेगा, तो उत्तर सभी के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं होंगे अगर आपने सही तरीके से लिखा है। देखिए अब अगर हम माने इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या लिखनी है तो सबसे पहला तरीका यह है कि ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो और उसको 2 से भाग दे दो, तो सब उनके बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। 2 और 4 6 हो जाएगा, 6/3 और बटे 2। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा 6/3 और ये क्योंकि 2/1 है, जब गुणा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा 6/6, चाहे 6/6 लिखें या 1 लिखें। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गई एक संख्या प्राप्त हो गई ये। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ये हो गई, हम कहेंगे इसको और इसको जोड़ दो, यानी 2/3 और 1 को जोड़ दो तो एक और बीच में संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 से भाग देते ही। कैसे, इसको जोड़ लो 3 और 3 2 5/3, क्या हो जाएगा ये 5/6, एक और संख्या प्राप्त हो गई। अब हम कहेंगे इसको और इसको जोड़ लो
और 2 से भाग दे तो एक और संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से हम जोड़ते हुए और 2 से भाग देते हुए अनेकों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक ये मेथड है कि आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया। एक और तरीका है देखिए क्या है, अब 2/3 है, 4/3 है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये देखना है कि इनके हर बराबर है या नहीं। अब यहां पे तो हर बराबर हैं, तो हमें क्या करना है कि जितनी संख्याएं हमें लिखनी थी उसमें एक जोड़ो, कितना हो गया 6 1 7, और 7 से ऊपर नीचे इसमें गुणा करो, ऊपर नीचे इसमें गुणा करो। अब देखो 2 × 7/3 × 7, ये क्या हो जाएगा 4 × 7/3 × 7। ये क्या हो जाएगी संख्याएं, 7 दूनी 14 और 7 रूप 21, ये 7 28/21। अब ये दोनों जो संख्याएं मिल गई हैं हर बराबर हैं। जब हर बराबर हैं तो हम सिर्फ अंश को ध्यान में रखेंगे। 14 और 28 के बीच में संख्याएं लिखनी है। अब देखिए 14/21, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, इसका निशान क्या है, ये छोटी है और ये इधर की संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी क्या होगी, 14 के बाद क्या आएगी 15, 15/21। इसी तरह 16/21, 17/21, 18/21, 19/21, 20/21, 21/21, ठीक है, 22/21। इसी तरह से हमें जितनी संख्या लिखनी है, कितनी लिखनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई है। आगे भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ 6 लिखनी थी, हमने और ज्यादा लिख दी है। तो आप देखिए इस तरह से हम बीच में संख्या लिख सकते हैं। अब ये कहेंगे कि ये तो 14/21 के बीच में है, तो ये 14/21 कुछ नहीं था। 14/21 क्या था, 2/3 ही था। और ये जो है 28/21 क्या था, 4/3। ये क्या है 4/3। तो 2/3 और 4/3 के बीच में जो संख्याएं हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसमें जो है लंबा पड़ता है। अगर एक ही संख्या लिखनी है सिर्फ तो दोनों को जोड़ के लिख दो। अगर कई संख्याएं लिखनी है तो ये तरीका आपको अपनाना है, ये आसान पड़ेगा। क्या करना है, इसमें जितनी संख्याएं लिखनी है उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए जब हर बराबर हो। अगर हर बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उदाहरण मान लीजिए 2/3 है और 2/5 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो हमें हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले काम क्या होगा, इसमें हर बराबर करेंगे। यानी 2/3 को हर बराबर करने के लिए 5 से इधर गुणा कर देंगे। दोनों में ऊपर नीचे गुणा करने से कोई संख्या में अंतर आता नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएंगे, ये 10/15 और ये क्या हो जाएगी 6/15। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संख्या लिखनी है हमें। ठीक है, इन दोनों के बीच में संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे, हम जितनी संख्या लिखनी होंगी उससे एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए कितने हो जाएंगी। अब मान लीजिए 4 संख्या लिखनी है तो 4 से इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें यानी हर बराबर होते ही फिर हमें दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच में संख्याएं हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई कहे कि 6 में 1 ही क्यों जोड़ा, 7 से ही क्यों गुणा किया, तो ये कुछ एक तरीके हैं जो आपको जरूरत भर का आपको संख्याएं दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतने से ही गुणा करना है। आप 100 से गुणा कर लीजिए, आप 1000 से गुणा कर लीजिए, आप 20 से गुणा कर लीजिए, किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे ऊपर नीचे कभी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। किसी भी संख्या से गुणा करेंगे
उत्तर आपको मिल जाएगा, उत्तर आपके सारे सही होंगे। बस ये क्या है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको जरूरत भर के संख्याएं मिल जाएंगी और बहुत बड़े कैलकुलेशन, बहुत बड़े गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 की थ्योरी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और उसके बाद फिर जो है एक्सरसाइज हल करने के बाद फिर देखेंगे कि इन संख्याओं के अलावा भी कोई और संख्याएं हो सकती हैं क्या इस संख्या रेखा पर। तो मैं आपको बता दूं कि इन संख्याओं के अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के बारे में हम फिर उस एक्सरसाइज को हल करने के बाद पढ़ेंगे। तो अभी हमने एक्सरसाइज की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, अब आ गए हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में देखिए एक सवाल है, इन सवालों को एक एक करके हम हल करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है, q शून्य के बराबर नहीं है। तो आप देखिए ये यहां से लेकर के वहां आगे तक जो लिखी है ये परिमेय संख्या की ही परिभाषा है। तो यानी अगर हम इस परिभाषा के हिसाब से शून्य को लिख सकते हैं तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो इससे पहले भी हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने बताया भी था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे है, शून्य क्या है, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी की बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होता है उसका मान। ठीक, अब क्यों लिख सकते हैं, देखिए शून्य को या किसी भी संख्या को एक बराबर भाग में बांटने का मतलब है कि संख्या वही की वही है। तो 0/1 या 100/1, कितने भी बटे 1 लिख दो, कोई बात नहीं है। तो 0/1 को हम देख रहे हैं कि यहां पर अंश में जो लिखा है यानी p का जो मान है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक है। तो ये जो है p क्या है, पूर्णांक है, और q भी क्या है, पूर्णांक है। और q जो है ये क्या है, ये शून्य भी नहीं है। अगर यहां शून्य होता तब तो हम फिर इसको कहते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि अंश का मान यानी p का मान जो है वो पूर्णांक है और q का मान भी पूर्णांक है। ठीक, और q का मान शून्य भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, उत्तर पहला हो गया, लिख सकते हैं पूरा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसमें क्या इसे इसके रूप में लिख सकते हैं, तो दूसरे का उत्तर भी क्या है, हाँ। ठीक है, दो सवाल पूछा है इन्होंने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसका उत्तर है हाँ। और क्या इसे इस रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका उत्तर भी क्या है, हाँ। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए आप यहां। दूसरा सवाल क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करना है हमें, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी 6 संख्या ज्ञात करनी है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो गया 7। 7 से क्या करना है हमें, इन संख्याओं में गुणा कर देना है ऊपर नीचे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें। इसी तरह से 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसको 7 से गुणा किया, 7 से गुणा किया। देखिए क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 7/21 और ये क्या हो जाएगा 28/7। अब देखिए इनके बीच में हमें, इन दोनों के बीच में हमें कितनी संख्या लिखनी, 6। तो देखिए क्या है, 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इसके बाद तो 28/7 है ही। ठीक, और ये जो 21/7 है वो कुछ नहीं है, ये क्या है 3 है, और ये क्या है 4 है। 7 28 7 जो हमने बनाया था
तो यानी 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या लिख दी हमारी? ये 6 संख्याएं हमने लिख दी। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? तरीका जो बताया उस तरीके से चलेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, फिर भी हम इसको करके देखते हैं। क्या है? 3/5 संख्या है और एक क्या है? 4/5। हमारा क्या तरीका है कि जितना लिखा हुआ है उसमें क्या करना है? 5 लिखा है, उसमें 1 जोड़ दो, क्या आ गया? हमें 6 मिल गया। 6 से इसमें भी ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 3/5 क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6 यहां हो जाएगा, और इसमें भी ऐसे हो जाएगा 6 गुणे 6, क्या हो गया? ये 6 त्रिक 18, 5 6 30, इसी तरह से 6 चौक 24/30। अब मैंने बताया जब हर बराबर है तो सिर्फ अंश को देखना है, अंश को देखना है। अब इसके 18 और 24 के बीच में संख्या लिख देनी है। 18/30 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इसके बाद 24/30 आ गया। अब ये 18/30 जो है वो क्या है? 3/5 आपका, और ये 24/30 क्या है? ये है 4/5। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में जो ये संख्याएं हमने 5 लिख दी हैं, यही हमारा उत्तर है। अब इसमें अगर कोई कहे कि इसमें 0 0 काट दो, 2/3 लिख दो, कोई कर सकते हो। इसको काट के लिख सकते हो, है ना? 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 9 30, तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सवाल हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ये तो पहली बात है कि ये कथन सत्य है या असत्य। फिर क्या कह रहा है? कारण के साथ बताइए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक तो हमें ये बताना है कि ये सही है गलत, दूसरा क्यों सही है क्यों गलत है ये बताना है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक एक ही चीज है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें एक बात समझिए, देखिए क्या है कि जो प्रत्येक के लिए बात कर रहा है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक? ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम कहें कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सही है ना? ठीक है, कि जो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्ण संख्याएं भी हैं। और पूर्ण संख्याओं की क्या होता है? सिर्फ 0 और होता है एक्स्ट्रा। ठीक, अगर आपसे ये उल्टा पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम कहते नहीं, तब असत्य था। यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कि सत्य है। ठीक है, और क्यों सत्य है? क्योंकि सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मैंने बता दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होती है कह रहा है। तो देखिए क्या है? पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस की संख्याएं होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं, ऐसे तो होता है। जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या है? अभी हमने देखा यहां पे जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप समझिए यहां पर कि अगर हमसे कहे कि -3 क्या है? ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या भी है? तो आप कहोगे नहीं। तो यहीं से क्या हो गया? गलत हो गया ना, कि प्रत्येक पूर्णांक नहीं होगा। हाँ, कुछ पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक नहीं।
अगर यहाँ पे कहता कि कुछ पूर्णांक एक पूर्ण संख्या भी होती है तो हम कहते हैं हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहा प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं तो नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरा सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसमें देखते हैं क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी आपने देखा कि 3/5, 4/5, -3/2, ठीक, इस तरह से क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए कि 3/5 जो है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या तो ये है ना, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ये क्या है, प्राकृतिक है। ये क्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, परिमेय है। अब ये बताइए आप कि 3/5 क्या पूर्ण संख्याओं में है, तो आप कहोगे नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है, ठीक। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए क्या है, ये गोला जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का गोला है। क्या है, 1 2 3 ऐसे करके संख्याएं हैं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन इसमें शून्य और मिला दो तब ये पूर्ण संख्याएं बनती हैं, ठीक। और जब देखिए यहां पर इसमें इन पूरी संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं, यानी -1, -2 या -3 इस तरह की संख्या मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये पूर्णांक बन जाते हैं। और इनमें जब हम 2/3, -3/2 इस तरह संख्या मिला देते हैं तो परिमेय संख्या बन जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने से क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक मिलाने से क्या बन जाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक मिलाते हैं तो पूर्णांक बन जाते हैं। और इनमें जब हम कहते हैं तो इसमें भिन्नात्मक संख्या मिला देते हैं, जो भिन्न मिला देते हैं तो क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक। इसमें क्या हमने जोड़ दिया, भिन्नात्मक संख्याएं, इसमें क्या शून्य जोड़ा, इसमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़ा। तो ये इसको समझिए, इसको ध्यान दीजिए। इस तरह के जब सवाल कोई आता है तो आप इसमें देखिए तो कि कोई अगर सवाल पूछता है कि ये जो बड़ा वाला है यानी परिमेय संख्या है, बड़ा वाला प्रत्येक बड़ा वाला यानी प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप उत्तर में कहोगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है। जैसे ये बटे में है, ये भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी, शून्य भी है, इसमें तो सिर्फ 1 2 3 है। फिर कहे कोई कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तब भी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तब भी नहीं। अगर ये कहे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी छोटा वाला पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ, ये तो इसके अंदर ही है, ये तो है। फिर कोई कहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, तो कहोगे हाँ, क्योंकि ये भी इसी के अंदर है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो कहोगे हाँ, क्योंकि ये भी इसी के अंदर है। इस सीरियल को हमें ऐसे याद कर लेना है, NWIQ, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ठीक। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। इधर से जब इधर चलेंगे, ठीक है, और ये कहते हुए चलेंगे कि ये सारे n क्या हैं, W हैं, सारे n I हैं, ठीक है, सारे n Q हैं, चलेगा। कहेंगे W, सारे W I हैं, चलेगा। सारे I Q हैं, चलेगा। लेकिन जब उल्टा कोई पूछेगा, सीधे हाथ में चलेंगे तो सारे ठीक है, लेकिन कोई उल्टा कहेगा सारे ये हैं, नहीं होगा। यानी सारे Q सारे परिमेय संख्याएं,
सारे पूर्णांक होते हैं? नहीं। ठीक है, तो उल्टा जब भी पूछेगा तो क्या उत्तर होगा? नहीं। और जब सीधा पूछेगा तो क्या उत्तर होगा? है। ये जब प्रत्येक वाला पूछता है तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, समझ के भी उत्तर देना है।